साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में हमने जो एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम यूपी ट्रिपल पैट 2023 के मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। हमने उसकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका आज पहला भाग है। मेरा आपसे नंबर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे इनिशिएटिव लाते रहें और जब तक पैट का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता उस दिन तक, पैट के एग्जामिनेशन के दिन तक हम ऐसे टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे अगर आपका विश्वास और आपका साथ बना रहा तो। ठीक है, चलिए इसके साथ एक और निवेदन ये है कि भाई अभी हम स्टार्टिंग में हमने केवल 30 क्वेश्चन को अडॉप्ट किया है और ये टोटली जो आपका पैट का सिलेबस है आप मिला लीजिएगा, टोटली पैट के सिलेबस पे एक भी क्वेश्चन हमने इधर से नहीं लिया। ठीक है, टोटली स्ट्रिक्टली जो है आपके पैट के सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, 30 ही क्वेश्चन है। अगर आपका सहयोग बना रहा तो जल्दी इसको 40 करेंगे, 40 से 50 करेंगे, फिर 50 करते करते इसी मंथ के लास्ट अगर आपका सहयोग बना रहा तो इसको हम 100 क्वेश्चन तक, जैसे पैट में मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन तक, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, पूरे पैसेज वाइज सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारा सहयोग बढ़ाते रहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ग्रो करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चन बनाने में और इसको टाइप करवाने में काफी बनाता तो मैं ही हूँ, बट जो टाइप करवाने में काफी खर्च लगता है तो कम से कम उसका खर्च थोड़ा निकलता रहे। तो आपसे नंबर निवेदन है कि थोड़ा इसको थोड़ा बढ़ाते रहिए ताकि चैनल हमारा बढ़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है। आपको पता होगा जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो सर्वाधिक मान्य काल है वो क्या हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व की। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काम के समय को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है। ठीक है, और याद रखिएगा कि कैसे निकालते हैं तो कार्बन 14 एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो भी पुराने अवशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, हम उनकी एज को ज्ञात करते हैं और एज के आधार पर हम बताते हैं कि भैया ये इतने साल पुराना है। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक याद रखिएगा आपका। तो अगर ये पूछता है कि भाई सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये वैज्ञानिक क्या आपको होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम इनका, दयाराम साहनी, याद रखिएगा दयाराम साहनी। इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। और इसमें हड़प्पा के स्थल अधिकतम कहाँ है, वो पाकिस्तान में, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक और टॉपिक याद रखिएगा, पूछता है हड़प्पा किस प्रकार की सभ्यता, तो बोलिएगा हड़प्पा जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी है आपकी, कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इसमें कांस्य के प्रयोग काफी हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सुरगोडका में मिले हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है ये कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, फिर बनावली कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, सॉरी मैंने आंसर बनी दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ, मांडा कहाँ पे है और आलमगीरपुर कहाँ है इंडिया में, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो आपको पता होगा जैन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म से तो बहुत ज्यादा पुराना धर्म है। ठीक है, तो जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हुए कितने हुए, 24 हुए। अगर आपसे यही पूछे कि इसके पहले तीर्थंकर कौन थे तो उनका क्या नाम था, भगवान ऋषभ देव। क्या नाम था उनका, भगवान ऋषभ देव बोलते हैं। वो जैन धर्म के क्या थे, पहले प्रवर्तक कह सकते हैं, या कह सकते पहले प्रवर्तक या पहले तीर्थंकर भी बोल सकते हैं। और जो इसके 24वें तीर्थंकर हैं वो कौन है, हमारे महावीर स्वामी जी। कौन, महावीर स्वामी। आपको कमेंट में ये बताना है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो किसका धर्म ग्रंथ है। आपको पता होगा जो त्रिपिटक है वो आपका बौद्ध लोगों का या बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। और त्रिपिटक में क्या है, जातक कथाएं, क्या है, जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है त्रिपिटक से। ठीक है, और जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध से जातक कथाएं संबंधित है। ठीक है, जिसमें उनके जन्म से लेके अंतिम समय तक काफी कथाएं मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि महात्मा बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मिला। महापरिनिर्वाण को कुछ जगह पर निर्वाण भी मिलेगा आपको, ये कह सकते हैं कि कहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण स्थल है वो आपका कुशीनगर में है। उसमें पुराना नाम इसका क्या था, कुशीनगर, जो कि आपका देवरिया जिले में पड़ता था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि इनका महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ है, आपका कुशीनगर में है। जो आपका लुम्बिनी है ये नेपाल में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जो सारनाथ है, सारनाथ में क्या था, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ आपका, वाराणसी में। चौखंडी स्तूप कहाँ है, वो आपका वाराणसी में, आप याद रखेंगे सब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी, बृहत्तम होगा, तृहत्तम लिखा है मैंने। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, याद रखिएगा जो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से। गोमुख किस राज्य में है, आपको कमेंट में बताना है। और गंगा की जो लंबाई है भारत में करीब 2525 किलोमीटर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी, कुछ लोग उसको शिप्रा नदी भी कहते हैं,
सॉरी सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अगर चंबल होता, चंबल, तो हम कहते हैं कि शिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि शिप्रा नदी के किनारे कौन सा, या क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, सॉरी तीर्थस्थल कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं, तो उज्जैन। या पूछता है कि महाकाल की जो नगरी उज्जैन है वो किस नदी के किनारे है, तो बोलेंगे आप शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कि भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा पर्वत स्थित है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा आपका है? हिमालय पर्वत है। कौन सा? हिमालय पर्वत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम, ठीक है, देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण आवश्यक है। आपको पता होगा जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है इसके आधार पर ये बोला जाता है कि देश में कम से कम जो भी भूभाग है उसका 33% भाग पे वनावरण या वन होना ही चाहिए। इसमें अगर और डीप में जाते हैं तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पता होगा आपको पहाड़ों पे काफी वन होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बोला जाता है कम से कम 60% क्षेत्रों पर वन होने चाहिए। और जो मैदानी भाग है जैसे हमारा यूपी बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे कम से कम आपका 20% तो होना ही चाहिए। ठीक है, और जो टोटल मिला के कितना होना चाहिए हमारा? 33%। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका? आपका बिहार का। कितना है आपका? कमेंट में वैसे बताएंगे यार। 1106 है। कितना है? 1106 जनघनत्व किसका? आपका बिहार का। जो कि हम यूपी ट्रिपल सी पैट का पेपर दें, यूपी में कितनी जनसंख्या घनत्व है ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, यूपी का जनसंख्या घनत्व क्या करेंगे आप? कमेंट में बताएंगे। सेकंड प्लेस पे आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबको लगभग पता ही होगा कि क्योंकि कुछ आसान क्वेश्चन भी दिखेंगे क्योंकि 10th लेवल पे है। ठीक है, जो पैट का पेपर है इसका लेवल 10th का है। ठीक है, चलिए तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा? गोवा है। कौन सा? गोवा। ठीक, इसको याद रखेंगे आप। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होता है। कौन सा राज्य हमारा सबसे बड़ा? राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है कि पूंजीवादी है, स्वतंत्र व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था वो कैसी हमारी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे पूंजीपतियों के साथ साथ सरकार, मतलब सरकार के थ्रू भी जो कुछ अर्थव्यवस्था चलती है और कुछ अर्थव्यवस्था पूंजीवादियों के हाथ में चलती है, मतलब कह सकते हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में। तो हमारे यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसलिए हम तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती किन राष्ट्रों में होती है। तो जो आर्थिक विकास की दृष्टि से जो भारत की गिनती है वो विकासशील देशों में होती है। किस में होती है? विकासशील देशों में। ठीक है, और जैसे विकसित राष्ट्र में आप कह सकते हैं ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका अमेरिका हो गया, ये विकसित राष्ट्र है, जर्मनी वगैरह। पिछले राज्यों में पास में देख लीजिएगा तो आप देखेंगे पहले हमारा श्रीलंका हो जाएगा पिछले राज्य में, अफगानिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, सब पिछले राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपका तृतीय क्षेत्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। भारत में इसको क्या बोल सकते हैं? सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे अधिक, जो आपकी जीडीपी है उसमें सबसे योगदान कौन करता है हमारा? तो तृतीय क्षेत्र करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। तो आपको पता होगा भारत में जो हरित क्रांति है वो गेहूं और चावल में काफी सफल रही। और ये अगर ये पूछता है किन राज्यों में, तो आप नाम लेते पंजाब का। किसका? पंजाब और हरियाणा का। कि पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मैदानी क्षेत्र है और डेवलप क्षेत्र था, उसमें पहले से काफी लंबे लंबे खेत वगैरह थे। यही एक रीजन है कि गेहूं और चावल की सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हुई थी इन्हीं राज्यों में, तो इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया। हाँ, अगर ये पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो लिख लीजिएगा नॉर्मन। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जो कि कहाँ थे? आपके मैक्सिको के नागरिक थे। ठीक है, एक और बात, ये विश्व के हैं, जो नॉर्मन बोरलॉग सब है विश्व के हैं। ठीक है, इसी के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार, देखिए भले इन्होंने काम कृषि में किया है, इनको क्या किया गया है? पीसीएस का क्वेश्चन है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार। यही पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या बोलते हैं आप? एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम देते हैं आप? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, आपको पता होगा प्रकाश जो छोटे छोटे कणों के बंडल से मिलकर बना होता है, ठीक है, उनको हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फोटोन कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? कि जो सेम टाइप के एटम्स होते हैं किसमें मिलते हैं? तो जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी जो प्राकृतिक तत्व है जो नेचर में इटसेल्फ मिलता है, तो उसमें आपकी समान टाइप के परमाणु मिलते हैं। भाई तत्व आ गया, प्राकृतिक है, आपको पता तत्व क्या होता है? समान प्रकार से मिले हुए परमाणुओं को तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये जीव विज्ञान शब्द है, इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? आपका लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने इसने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, शब्द के प्रयोग की बात की जा रही है। ठीक है, कि सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो क्या बोलेंगे आप? लेमार्क और ट्रेविनेरस। फिर उल्टा पूछता आपसे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किसको बोलते हैं हम? अरिस्टोटल को। कि जो जीव विज्ञान है, कि जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरिस्टोटल का कहते हैं। इसके साथ साथ अगर पूछे जंतु विज्ञान का, ठीक है, कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? अरिस्टोटल है। ठीक है, क्योंकि जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान भी आता है और आपका प्राणी विज्ञान भी आता है। प्राणी नहीं, प्राणी तो सेम ही है। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। आपसे अगर ये पूछे कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है इनका? थियोफ्रेस्टस। याद रखेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ, लिखता थोड़ा भले साफ नहीं दिखता है। थियोफ्रेस्टस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो आप अरिस्टोटल है। जंतु विज्ञान पूछे या प्राणी विज्ञान पूछे, दोनों एक ही शब्द है, उसके जनक भी कौन है? आपके अरिस्टो जी हैं। पर अगर वनस्पति विज्ञान पूछे या पौधों के लिए पूछे तो कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए, जो रॉबर्ट हुक है ये आपके कोशिका विज्ञान के जनक है। आगे बढ़ते हैं हम, कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, मतलब कहाँ पर स्टोर होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो आपका एक्रेज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। यही एक रीजन है कि मम्मी लोग मार मार के पीट पीट के क्या कहती हैं? पालक खाओ, हरी सब्जी खाओ। ठीक है, बथुआ खाओ, क्योंकि इनमें बथुआ की जो पत्तियां होती है उनमें बहुत अच्छे अमाउंट में पालक मिलता है। इस लौह को आप आयरन भी कह सकते हैं। लौह अगर लिखे तो भी समझ जाइए कि पालक में ही है। या फॉलिक एसिड, क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छा अमाउंट में किसे मिलता है? आपका पालक में मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है इसको 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। अगर यही पूछता है कितने अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बोलते सर इसमें 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। अगर पूछता अनुसूचियां कितने हैं, अनुसूचियां, तो आप बोलते सर इसमें 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। यही पूछता आपसे कि भाग, तो बता ही दिया कि भाग कितने? भाग आपके 22 होते हैं। ठीक है, संविधान में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। एक और बात याद रखिएगा कि 22 से याद आ गया कि जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय कितनी भाषाएं हैं? 12 भाषाएं हैं। एक और अनुसूची से क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि जो हमारा मूल संविधान जब बना था तो उस समय उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो क्या बोलेंगे आप? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा बार बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो उसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि भारत के संविधान को क्या कहा गया है या क्या माना गया है? तो जो भारत का संविधान है ये क्या है? राज्यों का एक यूनियन है। स्वतंत्र राज्य नहीं है हमारे यहाँ राज्य यूनियन है, जुड़े हुए हैं, जो अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है कि राज्य अलग भी हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है? भाई हमारे यहाँ एक बार जुड़ गए तो अलग नहीं होंगे आप। तो भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो पता होगा शायद आपको, जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। पिछले क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है कि जो आपका संविधान है, संविधान में आपके 22 भाग है। ठीक है, कुछ ही भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाग एक में क्या बोलते हैं? संघ एवं राज्यों के बारे में। संघ एवं राज्यों के बारे में आपके भाग 1 में है। इसमें मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है संविधान वाले, जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आप, डिटेल वीडियो आप चैनल पे देख लिए, वहां मिल जाएगा पॉलिटी सेक्शन से। भाग 2 में नागरिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नागरिकता की। जो भाग 4 है इसमें इसमें पहले बात करते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, किसमें आते हैं? भाग 4 में। जो भाग 4 क है इसमें क्या आता है? हमारा मूल कर्तव्य। क्या आता है? मूल कर्तव्य। अभी देखिए पॉलिटी के जितने क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे पॉलिटी के मैंने 2 ही वीडियो बनाए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से। ये भी आपको मिल जाएंगे मेरे
जो पॉलिटिक में 2 ही 3 वीडियो बना वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये समान नागरिक संहिता है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका 44वें अनुच्छेद में है। ये भी मेरे को उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और समान नागरिक संहिता को और क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। चलिए और ये भाग 4 में राज्य के नीति से तत्वों में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हिंदी स्टार्ट हो गया है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। आपको पता होगा जो पृथ्वीराज रासो है वो भारतीय साहित्य जो हिंदी साहित्य है उसके आदिकाल में लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं, चंद्रबरदाई। क्या बोलते हैं, चंद्रबरदाई, वही ठीक है, चंद्रबरदाई। और इसमें किसके बारे में बोला गया है, तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में। किसके बारे में, महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला गया, ठीक है। तराइन को 2 बार याद कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए तराइन नहीं, सॉरी, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि है। हमें बताना विसर्ग संधि क्या है, ठीक है। दुस्साह, दुष्कर, ऐसे मिल जाएंगे। तो देखिए दु प्लस अस्कर, मतलब जहां पे भी आपको विसर्ग दिए विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्न में से कौन सा सफल का विलोम नहीं है। यही ध्यान दीजिए, ये नहीं जल्दी से सीधे सफल दिख गया अंश नहीं, आप ध्यान से पढ़ा करिए। निम्न में से कौन सा सफल का विलोम नहीं है। असफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल, बट कुफल नहीं होता है, ठीक है। कुफल नहीं होता, कुफल वर्ड ही गलत है, ठीक है। तो सारे सही है और हमारा ये नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, गणेश का पर्यायवाची नहीं है। विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सारे के सारे। बट जो धनद है वो किसका पर्यायवाची है, आपका कुबेर का। किसका है, ये कुबेर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जूते चाटना का सही अर्थ है। कहता है ना जूते चाटता है, जूते चाटने का मतलब होता है जूतों को चमकाने से नहीं है, खुशामद करना, फर्जी का, अरे बाप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, खुशामद करना जो कहते हैं उसको जूते चाटना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आपको कमेंट में ये बताना है कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। स्टार्टिंग हमने आसान क्वेश्चन को लिया है, धीमे धीमे जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, ठीक है, हम धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन तक भी मूव करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है अगर आप हमारी पूरी सीरीज को देखेंगे तो मैक्सिमम कम से कम आप 75 क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका सहयोग बढ़ेगा हम क्वेश्चंस के वैल्यू बढ़ाएंगे। और मैथ्स से लेके इंग्लिश, या फिर कह सकते हैं जो भी मैथ्स इंग्लिश या जो भी आपके कह सकते तालिका वाले जो क्वेश्चन है उनको भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ हमारा सहयोग बढ़ाइए ताकि हम और अच्छा काम करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।